मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट की अनिश्चितता बनी हुई है। कच्चे तेल की आवाजाही प्रभावित हो गई है। ऐसे में भारत एक बार फिर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। हम 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं और कैसे पड़ी इस जरूरत को पूरा करने की नींव, जिस पर खड़ा हुआ ओएनजीसी। आखिर जवाहरलाल नेहरू को ओएनजीसी की स्थापना क्यों करनी पड़ी और स्थापना से लेकर अब तक ओएनजीसी देश की जरूरतों को कैसे पूरा करता आ रहा है और क्यों कल्याणकारी राज्य की नींव के लिए सरकारी कंपनी का होना जरूरी है, यह सब जानेंगे हम इस खास वीडियो में। नमस्कार, आप मुखातिब हैं अरुण पांडे से। अंग्रेजों से आजादी के बाद भारत तेल और गैस में पूरी तरह विदेशी कंपनियों पर निर्भर था। ब्रिटिश काल में असम ऑयल कंपनी और एटॉक ऑयल कंपनी जैसे कुछ ही प्लेयर थे। मल्टीनेशनल कंपनियों की भारत को लेकर सोच यह थी कि यहाँ पर कच्चा तेल और गैस प्राकृतिक रूप से कभी मिल ही नहीं सकता। लेकिन तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने 1955 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ऑयल एंड गैस डिवीजन बनाया। 14 अगस्त 1956 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी ओएनजीसी की स्थापना की गई। नेहरू ने भरोसा जताया केशव देव मालवीय पर, जो बाद में आगे चलकर देश के पेट्रोलियम मंत्री बने। नेहरू की सोच सोशलिस्ट थी, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर आधारित थी। ऊर्जा को निजी मुनाफे का साधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक विकास का आधार बनाया था। ओएनजीसी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनाया गया ताकि देश की जरूरतें आयात पर निर्भर न रहें। 1956 में ओएनजीसी को कच्चे तेल की खोज, विकास और उत्पादन का पूरा अधिकार दे दिया गया। यह नेहरू की आत्मनिर्भर नीति का हिस्सा था, ठीक वैसे ही जैसे भाखड़ा नांगल डैम या स्टील प्लांट्स थे। ओएनजीसी सार्वजनिक हित में काम करे, न कि प्राइवेट कंपनियों की तरह सिर्फ शेयर होल्डर्स के मुनाफे के लिए। स्थापना के बाद ओएनजीसी ने तेजी से काम शुरू किया। 1960 से 70 के दशक में असम और गुजरात में कच्चे तेल के कुएं के रूप में सफलता मिली, लेकिन असली गेम चेंजर आया 1974 में बॉम्बे हाई की खोज के बाद। ओएनजीसी ने अरब सागर में यह विशाल तेल क्षेत्र खोजा। 1976 में इससे प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। 1980 के मध्य तक भारत की तेल जरूरत का 73% उत्पादन से पूरा हो रहा था और गैस में 84% तक। तब देश की आबादी भी बेहद कम थी, लिहाजा डिमांड भी कम थी। कच्चे तेल का आयात बिल्कुल निर्यात कमाई का 75% से घटकर 1/3 रह गया। ओएनजीसी ने 7 से 8 प्रमुख प्रोड्यूसिंग बेसिन्स खोजे और कुल 7.15 बिलियन टन हाइड्रोकार्बन रिजर्व जोड़ दिए गए। ओएनजीसी ने देश को ऊर्जा सुरक्षा दी। बॉम्बे हाई ने समुद्र में तेल खोज की नींव रखी। 1990 तक ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी बन चुकी थी। सरकारी कंपनी होने के नाते यह मुनाफे से ज्यादा राष्ट्रीय हित पर फोकस करती थी। ओएनजीसी ने देश को सब्सिडी वाला तेल दिया, रोजगार दिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दिया। प्राइवेट कंपनियां जहां मुनाफा कम होता देखती थीं, वहीं ओएनजीसी देश की जरूरत को लगातार पूरा करती रही। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद पेट्रोलियम क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया। 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति आई। इससे क्या बदला? पहले ओएनजीसी को नॉमिनेशन बेसिस पर ब्लॉक्स मिलते थे। अब प्राइवेट कंपनियां भी बराबरी पर बोली लगा सकती थीं। ओएनजीसी को भी प्राइवेट जैसे शर्तें मिली, लेकिन पुराने नॉमिनेटेड ब्लॉक्स पर सब्सिडी और रेगुलेटरी का बोझ बरकरार रहा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? निजी कंपनियां बेहतर तकनीक, पूंजी और कुशलता के साथ बाजार में उतर चुकी थीं। केजी बेसिन जैसे इलाकों में रिलायंस ने पूरा खेल बदल दिया। ओएनजीसी की नई खोज में उसकी हिस्सेदारी कम होती गई। पुराने तेल गैस के क्षेत्र जैसे मुंबई हाई का भंडार धीरे धीरे खत्म हो रहा था। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा था। सूखे कुओं पर खर्च बेकार जा रहा था, इससे कमाई घट रही थी। हाल के तिमाही नतीजों में यानी 2025-26 में मुनाफे में काफी ऊंच नीच देखने को मिली। तीसरी तिमाही में पूरी कंपनी का मुनाफा तो बढ़ गया, लेकिन कंपनी पर दबाव बना रहा। खोज का खर्चा बढ़ गया और पुराने तेल गैस क्षेत्र के पुराने पड़ने की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ। ओएनजीसी अभी भी मुनाफा कमा रही है, लेकिन वो मुनाफा दर भारी दबाव में है। एक और जहां निजी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए काम कर रही हैं, अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो, वहीं वो पैसा लगाती हैं।
दूसरी ओर ओएनजीसी देश की भलाई और ऊर्जा सुरक्षा के लिए काम कर रही है, भले ही मुनाफा कम क्यों ना हो जाए। फिर भी आज की ओएनजीसी देश का 70% कच्चा तेल और 84% प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर पाने में सक्षम है। अपने कामकाज के लिए ओएनजीसी खुद अपने काम से ही पूंजी जुटाती है। पुराने दिनों में फ्यूल सब्सिडी का बोझ ओएनजीसी पर पड़ता था, लेकिन पिछले दशक से वो भी काफी कम हो गया है। कुल मिलाकर ओएनजीसी सरकार के लिए नेट कंट्रीब्यूटर रही। दूसरी तरफ निजी कंपनियों ने इस दौरान अपना कारोबार काफी बढ़ाया। वेदांता लिमिटेड की स्वामित्व वाली ग्रेन आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल एंड गैस कंपनी है। देश के कुल कच्चे तेल उत्पादन में उसका करीब 25% हिस्सा है। कंपनी ने लगभग 42,000 करोड़ के निवेश का प्लान घोषित किया है, जिसमें प्रोडक्शन को 4 से 5 गुना बढ़ाने का टारगेट है। वहीं बीते एक दशक में रिलायंस का भी बिजनेस तेजी से बढ़ा है। समुद्र के पानी में तेल खोजने में इसकी क्षमताओं में इजाफा हुआ। रिलायंस का मुख्य ऑयल गैस बिजनेस आंध्र प्रदेश में है, जिसमें बीपी के साथ पार्टनरशिप है। देश के कुल गैस उत्पादन का करीब 30% हिस्सेदारी रिलायंस के खाते में है। पिछले 10 साल में रिलायंस ने नए फील्ड पर हजारों करोड़ का निवेश किया। निजी कंपनियों ने तो अपना पैसा लगाया, लेकिन ब्लॉक्स पाने में लाइसेंस और बेहतर नियम सरकार ने मुहैया कराए। आज ओएनजीसी भारत की महारत्न कंपनी बन चुकी है। ओएलपी और हेल्प नीति के तहत वह नई खोजें कर रही है। साल 2024-25 में उसने 578 तेल के कुएं खोजे, जो पिछले 35 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन मध्य पूर्व का तनाव हमें बार बार याद दिलाता है कि दूसरे देशों पर तेल गैस के लिए निर्भर रहना कितना खतरनाक है। ओएनजीसी ने कभी भी देश को बीच में नहीं छोड़ा। हालात चाहे जितने खराब रहे हों, ओएनजीसी पंडित नेहरू की दूरदृष्टि का जीवंत प्रमाण था। स्थापना से लेकर आज तक यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ बनी हुई है। मध्य पूर्व का संकट हमें यह सिखाता है कि ओएनजीसी को और मजबूत बनाने की जरूरत है। ज्यादा खोज, बेहतर तकनीक और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, लेकिन यह सब ओएनजीसी की अगुवाई में हो तो देश के लिए बेहतर होगा। तो ऊर्जा के क्षेत्र में देश की सरकारी कंपनियों की भागीदारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? यह देश के लिए कितना बेहतर है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।